बदलेगा बिहार टीम का चुनावी सफर आज खगड़िया में आ रुका है और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में उनका परिचय मैं आपको बताता हूं। पहले कभी इन्होंने MBA की, फिर होटल मैनेजमेंट भी कर रखा है, विदेशों में बावर्ची का काम किया, घर के जिम्मेदारियों के तले फिर घर वापस यानी कि खगड़िया लौट कर आना पड़ा और खगड़िया में और मौके के तलाश में अपने आप को रमा दिया। और आइए इनसे ज्यादा जानते हैं और इनसे ज्यादा बात करते हैं। सबसे पहले सर, आप ये काला चश्मा के बारे में ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आप पहले काला चश्मा के बारे में बताइए, क्योंकि परिचय तो मैंने आपका दे दिया। सर काला चश्मा एक्चुअली मैं इसलिए पहनता हूँ कि जब आप सच्चे होते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए अपने सच्चे या झूठे, तो ये तो जनता डिसाइड करती है, लेकिन अब जब अगर सच्चे होते हैं ना तो जनता आपके आंखों से पढ़ लेती है। आप पत्रकार हैं, आप पता नहीं क्या क्या मेरी आंखों से पढ़ लें, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे आंखों को ना पढ़ पाएं, तो यही इसलिए मैंने काला चश्मा लगाया है। तो माननीय इस बार खगड़िया विधानसभा यानी कि 149 खगड़िया निर्वाचन क्षेत्र से विधायकी लड़ रहे हैं और अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं और एक्सेप्ट भी हो चुका है और आगामी 3 नवंबर को चुनाव जी है। हाँ, बिल्कुल वोटिंग होनी है। चुनाव के लिए मैं बिल्कुल पहले तो नया हूँ जी, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मैं कमजोर हूँ। कमजोर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। मैंने यहाँ जन्म लिया है, यहाँ के लोगों से मैं मिलता आया हूँ और बच्चे दोस्त सब यही हैं मेरे। आप लोकल बॉय तो हैं ही, लोकल बॉय बिल्कुल। जी जी। तो मेरा एजुकेशन DAV से ही हुआ है, तो मेरे को सब लोग जानते हैं यहाँ पे। अब बात आई कि रणनीति क्या है हमारी। सर ऐसा है कि हमने पहले तो आप ये बताइए कि आप खड़ा क्यों होना चाहते हैं, जबकि खगड़िया में आपकी पूनम देवी यादव जो कि इस विधानसभा से खड़ा होती है और जीतते भी आई है, और सारे मनोहर यादव नाम का जो कि जाप से खड़े हुए हैं, तो आपको क्यों ऐसा क्यों लगा कि इन दो कद्दावर के बीच में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभर जाना चाहिए, और आप अपने आप को कहाँ ठहरते हैं आप इन लोगों के बीच में? सर मेरी कंपटीशन किसी से नहीं है, मेरी कंपटीशन है डेवलपमेंट से। मुझे कोई मतलब नहीं है कि कैसे लोग खड़े हुए हैं, मुझे मतलब है कि मैं इस क्षेत्र में क्या कर सकता हूँ। और जब मैं इस पहलू पे सोचता हूँ कि मैं इस क्षेत्र के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैं उस मामले में अपने आप को बेस्ट कैंडिडेट मानता हूँ, क्योंकि मैं देखता आया हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है आज तक, इन लोगों ने क्या किया। अगर मैं उस विकास की बात करूँ तो आई एम द बेस्ट, नो डाउट। तो फिर एक रीजन होता होगा कि आप विधायकी क्यों लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आदमी जब आपके उम्र में यानी कि 30-25 के और 30 या 30 के पार जब बढ़ता है तो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है, सेटल होना चाहता है, शादी, घर परिवार और अपने अन्य व्यवसायों में उलझना चाहता है, और आप विधायकी लड़ने चले आए हैं। ऐसा क्यों और किन मुद्दों पे आप लड़ने आए हैं चुनाव? सर जहाँ तक शादी की बात होती है तो शादी मेरी हो चुकी है। 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे ट्विंस मेरे बच्चे हैं। और बात रही कि करियर बनाने की, तो सर मैंने देश विदेश में काम किया है और उसके बाद मैं यहाँ लौट के आया हूँ, और लौटने के बाद मैंने होटल व्यवसाय में भी काम किया और कुछ बिजनेस भी शुरू किए, जो मुझे लगता है कि मैंने उसमें बहुत मेहनत किया है। और इन सबको करने के बाद मैं ऐसा महसूस करता हूँ मेरी जिम्मेदारी बनती है इस क्षेत्र के लिए। इसको बदलना सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, एक पार्टी का काम नहीं है, एक आम आदमी का भी काम है। और यहाँ के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपके बीच का भी लड़का ये काम कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी पार्टी से हो। तो ये अगर मैसेज आपके थ्रू, मेरे दोस्तों के थ्रू या लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू सबको मैं दे पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी सर। कुछ स्टार प्रचारक, सारे पार्टी का अपना अपना एक मैनिफेस्टो आया, उनके स्टार प्रचारक का लिस्ट आ गया है, तो आप जनता से मिलने के लिए, जनता से संवाद के लिए किन किन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं? सर सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन में जो मैं घर पे बैठा हूँ ना यहाँ, तो आपसे बात हो रही है मेरी, लेकिन ये मेरी बात मेरे सदर खगड़िया 149 जहाँ से मैं विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, ये सभी लोगों तक जा सकती है। तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा स्टार प्रचारक कोई नहीं हो सकता है, बशर्ते आप में कोई बात होनी चाहिए, आपके मुद्दे में दम होनी चाहिए। तो मुझे स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं, मैं आज तक किसी नेता के साथ खड़ा नहीं हुआ, उनकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे,
क्योंकि मेरे मुद्दे वो नहीं सॉल्व करेंगे, मैं खुद करूँगा और जनता की प्रॉब्लम को मैं खुद समझना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से मेरा स्टार्ट प्रचारक फेसबुक है, मेरा खुद का वेबसाइट www.ekkosis.org.in है, जहाँ पे लोग अपनी समस्याएं रख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो सर मेरा स्टार प्रचारक मेरे अपने लोग हैं। और सर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे एक इमरान भाई हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है इस सारे प्रोसेस में। तो उनका परिचय बता दीजिए और किस हिसाब से आप दोनों कनेक्ट हैं। सर हमारा जो वेबसाइट है, जिसमें ये सब समझना पड़ेगा, एक वेबसाइट हम लोगों ने बनाया जिसका नाम है www.ekkosis.org.in। .org.in। इस वेबसाइट पे सर विधायक क्या होते हैं, जीतते यहाँ से भाग गए, हॉस्पिटल्स में आप गए, ठोकर खाए, बेड नहीं मिला, आपका इलाज नहीं हुआ, आप किसको कह पाते हैं? आपने स्कूल में पहले तो बड़े बड़े वादे होते हैं ना, आप फिर गए स्कूल में, कॉलेजेस में, वहाँ प्रोफेसर नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रहा है, रोड का जो स्वेज है वो काम नहीं कर रहा है, आपके घर का जो नाला है भरा पड़ा है, तो आप इन सब चीज़ों को कहाँ रखेंगे सर? विधायक आपका फोन भी नहीं उठाएगा सर। नई एग्जाम्पल, अगर नई विश्वास है तो जितने भी लोग हैं यहाँ के खगड़िया के, मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अपने प्रॉब्लम को विधायकों से रख सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं जिनके लिए उनको चुना गया है? नहीं। तो हमने एक वेबसाइट बनाया सर, जहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, अलग अलग लोग, चाहे वो सनौली के हों, चाहे मारर के हों, चाहे वो रहीमपुर के हों, चाहे वो मानसी के हों, तो जितने भी पंचायत हैं, मोहल्ले हैं, टोले हैं, वहाँ के लोग अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो 1-2 सेकंड में ही अपने प्रॉब्लम को पोस्ट करें और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देते हैं। इससे एक छोटा सवाल है कि यहाँ एक तो बिहार सबसे गणतंत्र राज्यों में गणना होती है बिहार की, उसमें भी सुदूर खगड़िया है। बिल्कुल सर। और यहाँ पे आप एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जिससे कनेक्ट कर पाएगा यूथ। जी हाँ, बस यूथ कर पाएगा, मगर आपको विधायकी जीतने के लिए उन गरीब, उन किसानों का, उन मजदूरों का, जो कि जिनके पास फोन है भी और नहीं भी है, उन सभी का वोट चाहिए। तो उन लोगों से आप कैसे मिल पाइएगा, कैसे कनेक्ट कर पाइएगा? सर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या वही किसान उस रोड पे नहीं चलता जहाँ यूथ चलते हैं? क्या वही किसान उस हॉस्पिटल में नहीं जाता है जहाँ यूथ जाता है? क्या वही किसान के बच्चे उस सरकारी स्कूल, दफ्तर, कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं जहाँ पे मतलब एक यूथ जाता है? प्रॉब्लम सर वही है। मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम्स वही एग्जिस्ट करता है, चाहे वो यूथ हो, चाहे मेरा किसान हो। तो अगर मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मादा रखता हूँ तो मैं इस विधायकी चुनाव में अव्वल आने का भी मादा रखता हूँ। अगर लोग मुझे समझें, मेरे कार्यों को या मेरे लक्ष्यों को समझने की कोशिश करें, तो मेरा भी एक एजेंडा यहाँ पे तो हो सकता है। लोग तो जरूर समझेंगे, जैसे कि आप जिस हिसाब से आपने बात करी है और जो प्लेटफॉर्म आप रखे हैं, तो लोग तो समझेंगे उस चीज को। मगर यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि लोग के पास आप कितना पहुँच पाइएगा। बिल्कुल सर, कोशिश हम वही कर रहे हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि हम गांव-गांव के लोगों तक पहुंचे। अगर सर फोन तो इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, फोन इस्तेमाल, इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करते लोग, फोन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारा सिस्टम ऐसा है कि अगर जो लोग इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करते हैं वो व्हाट्सएप से या फ़ोन नंबर से अपने प्रॉब्लम को बताएंगे और हम उनके प्रॉब्लम्स पूछेंगे और उसको पोस्ट करेंगे अपने एंड से। तो मेन है सर कि लोगों तक पहुंचना, उनके परेशानियों तक पहुंचना। अगर हम उनकी परेशानी तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमें चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं सर। तो अगर मान लीजिए विधायकी आपने लड़ा है और लोगों ने समर्थन दिया भी, तो आप प्रमुखता से किन किन मुद्दों पे काम कीजिएगा आगे आके? सर मैं 4 मुद्दों को लेकर चल रहा हूँ। करने को वैसे बहुत कुछ है, लेकिन आपका एक एजेंडा होता है जिसमें आप जीतने के बाद सबसे पहले उन चीजों पे काम करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एजेंडा है सर, टू स्टॉप द मिसयूज एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं सर आपको, दर्शक हिंदी भाषी हैं तो हिंदी नहीं रखिए। मैं इसलिए बस एक ही लाइन अंग्रेजी में बोला, मैं इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा कि सर देखिए, फंड्स रिलीज होते हैं हर कार्य के लिए, चाहे वो रोड के लिए हो, नाले के लिए हो, पुनर्वास के लिए हो, गरीब लोगों के लिए हो, बेरोजगारी के लिए, हर चीज के लिए सरकार फंड बनाती है और उसको रिलीज करती है। तो फंड रिलीज होने के बाद सर आप जानते हैं ना हमारे देश में क्या होता है कि उसका परसेंटेज तय होता है बढ़ने का, कहाँ से चलता है, किस तरह से बढ़ता है।
तो कौन कौन खा रहा है? आप तो नेताजी हैं और जनता के बीच, जनता को तो पता चलना चाहिए कि आखिर ये खा कौन कौन रहा है, परसेंटेज किनके बच रहा है। ये वो लोग खा रहे हैं जिनको खाने से बचाने के लिए नियुक्त किया गया है। अच्छा, बिल्कुल सिंपल सा जवाब है। जिन जिन लोगों को वहां रखा गया है कि इसको सही से उपयोग करना है, वही इसको खा रहे हैं, चाहे उसमें नेता हो। तो प्रखर बोल दीजिए, आप दबे कैमरे के पीछे बात कर रहे हैं इस हिसाब से। प्रखर होकर बात कर दीजिए, किनने खाया। सर तो ऐसा है, जहाँ से ये पारित होता है वहाँ लोग खाते हैं, जहाँ से पारित होकर जिस डिस्ट्रिक्ट में जाता है वहाँ के जो विधायक विधायिका होते हैं वो खाते हैं, वहाँ से जब नीचे जाता है तो जो ऑफिस उसको पास करता है टेंडर, वो खाता है, फिर टेंडर होने के बाद जिस ठेकेदार के पास टेंडर पहुँचता है वो लोग खाते हैं। तो खा पीने के बाद सर बहुत कम कुछ बचता है जिससे काम हो पाता है। मेरा ये मानना है, चलो ये सिस्टम तो आप लोगों ने बना दिया है, सिस्टम के पीछे भी कारण मैं आपको समझाऊंगा क्यों ये सब हो रहा है हमारे देश में, हमारे बिहार में। हाँ, तो आप समझा दीजिए, हम तो समझने के लिए बैठे हैं और जनता भी समझेगी आपके माध्यम से और मेरे माध्यम से। सर देखिए, आपने और मेरे को किसी का डर नहीं है तो मैं बिल्कुल खुल के बोलता हूँ ये चीज़। जब कोई इलेक्शन होता है ना सर, तो करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं, टिकट लेने में भी, टिकट देने में भी, और उसके बाद प्रचार में, प्रसार में, लोगों को बनाने में। तो मैं सर एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने देखा होगा 2 तरह के डॉक्टर होते हैं भारत में जी। एक होते हैं डोनेशन वाले, एक होते हैं बिना डोनेशन वाले। डोनेशन वाले क्या करते हैं सर, 1, 2, 3 करोड़ का डोनेशन देते हैं, उनको कॉलेज मिलता है। जब वो कॉलेज से निकलते हैं वैसे डॉक्टर, और पेशेंट उनके सामने होता है, तो पेशेंट नहीं होता है सर। आप समझिए बेटा, वो एक दुकान होता है जहाँ पे वो ये सोचते हैं कि कहाँ से हम क्या करें कि हमें कितना पैसा आएगा। तो उसी तरह से हमारे यहाँ नेता होते हैं, इतना कुछ खर्च हो जाता है कि इलेक्शन के बाद सबसे पहले वो सोचते हैं भैया कहाँ से कितना आएगा, उसी डॉक्टर के तरफ। क्योंकि आपको तो कहीं से फंड नहीं मिला और आपने लूटा भी नहीं है, खटोसा भी नहीं है, तो और आप कहाँ से पैसा लगा रहे हैं और कितना पैसा आप एस्टिमेट खर्च कर पाइएगा इस चुनाव में? सोशल मीडिया में अगर आप जुड़े हुए हैं जी, तो आपको कितना खर्च करना पड़ेगा? तो आप बताइएगा। आप यहाँ बैठे ना सर, अब मैं मोटरसाइकिल से आया हूँ ना यहाँ पे, जी जी, आप गाड़ी से आए हैं, हाँ, तो आप तय करेंगे कि कौन कितना खर्च कर रहा है। देखिए मेरा तो रिस्पांस है, हम जनता देती है पैसा में घूमते हैं उसके पैसे से। सर बिल्कुल नॉर्मल टाइप से मैं चुनाव को लड़ रहा हूँ जी। मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मतलब मुझे पैसा कमाना है, मेरे से जो बन पाता है, जो जनता, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे अगल बगल जो सहयोग कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, कुछ बैकग्राउंड थोड़ा सही है मेरा, तो मेरे से जो बन पा रहा है सर मैं कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं, चुनाव आयोग का ये है कि आप जो है 30 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते इस बार, तो वो उतना तो मेरे लिए बहुत हो गया, दैट इज 10 टाइम्स। तो मैं बहुत नीचे ही हूँ सर इन सब चीजों में, लेकिन मैं पहुंच बनाऊंगा सर, ये वादा है आपसे। नहीं, अच्छा बात है। अब जनता से जब तक कनेक्ट नहीं कीजिएगा तो विधायक भी लगने का मतलब ही जनता जन समर्थन मिलना। तो आप कुछ बैकग्राउंड बता रहे थे अपने फादर के बारे में, उनके बारे में कुछ बताइए। सर हमारे फादर का नाम नाम है स्वर्गीय शैलेंद्र वर्मा जी। ये निवास आपका बिल्कुल हरदासचक में उनका जन्म हुआ जी, और हरदासचक हमारा जो है पैतृक गांव है, वहाँ में हमारे घर है, अभी भी हम लोग वहाँ रहते थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद पिताजी यहाँ से कर समीर नगर में। अच्छा। और फिर उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो बहुत ही अच्छा था। पिताजी क्या थे? ये पॉलिटिकल पैसे से पिताजी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे पहले तो। उन्होंने एमएससी इन पॉलिटिकल साइंस किया था उस समय। आप सोचिए कि एमएससी इन पॉलिटिकल साइंस करना टीएनबी कॉलेज से, और उन्होंने एलएलबी भी किया था, तो पेशे से वकील आप बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने वकालत 1-2 दिन किया, फिर उनको लगा कि सही नहीं है, उनके लायक नहीं है। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, तो उन्होंने वार्ड कमिश्नर, तब वार्ड नंबर 1 बहुत बड़ा वार्ड हुआ करता था, पूरा खगड़िया का ये हिस्सा वार्ड नंबर 1 हुआ करता था। जी। उससे वो जीते थे। जीतने के बाद उनका पॉलिटिकल करियर ऐसा रहा कि वो सपोर्ट किया करते थे पार्टीज को जीतने में, उनके मुद्दों पर, और बहुत साफ छवि रही थी। आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे पिताजी। सर उस समय देखिए, उस समय जिस समय की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय बिहार में लालू जी का शासन था। 90s की बात हो रही है। तो शासन के साथ एक पावर शब्द जुड़ा हुआ होता है। जी। आप बिना पावर के पॉलिटिक्स में कुछ कर नहीं सकते। तो उस वक्त मैंने देखा था कि पिताजी पॉलिटिकल पावर जो लालू जी थे उनको सपोर्ट करते थे। मैं नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो हर इंसान की आइडियोलॉजी होती है, हर इंसान की मजबूरी होती है, समय होता है जिसके हिसाब से हर लोग अपना पॉलिटिकल
इश्यूज रख पाते हैं कुछ करने के लिए पावर्स के। अब आज मैं अगर निर्दलीय जीत के भी जाता हूँ तो आपको नहीं लगता कि मुझे किसी पार्टी को ही सहयोग करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि आप एक माननीय होंगे, जब चीफ मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर की बात होगी जी जी, तो क्या मुझे सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा? हाँ, तो उस समय आप क्या बोलेंगे उसको? वही बात, उस वक्त आपका बहसनेस जिधर झलकेगा, जिसको आप लगेगा कि इन दोनों में या तीनों में बेहतर कौन है, आपकी जो काम करने के लिए आपको पावर की जरूरत पड़ती है। बिना पावर के आप काम नहीं कर सकते, उसको मजबूरी भी बोल सकते हैं आप। तो पिताजी का कुछ ऐसा था कि उस समय पॉलिटिकल पावर्स ऐसे थे, आज तो कुछ अच्छे भी हो रहे हैं, चेहरे हैं। उस समय बिल्कुल माहौल दूसरा था, जाति समीकरण राजनीति अभी चलती है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा चलती थी। तो उदय ही हुआ था बिहार में जातिगत समीकरण। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है, मेरे पिताजी का नाम सर मेरे बहुत काम आता है जी जी, उनके ही नाम की वजह से शायद मैं आज जो भी कुछ हूँ मैं मानता हूँ उनकी वजह से हूँ। तो अब तो चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं और चुनाव 243 सीटों पे हो रही है। बिल्कुल। तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जी हाँ, सबके अपने आइडियोलॉजी हैं, अपने अपने विधायक के मेले खड़ा किए हुए हैं वो लोग। तो आपको कैसा लगता है कि किस हिसाब से रुख बन रहा है इस बार बिहार का? सर मुझे बहुत बुरा लगता है, आप समझिए इस चीज़ को। बुरा इस बात का लगता है कि लोग कैंडिडेचर नहीं देखते हैं। मतलब बिहार के लोगों को बहुत आसानी से पोलराइज कर लिया जाता है। पोलराइजेशन का मेरा मतलब है कि 2 पार्टियां 3 पार्टियां बन गई बड़ी, उन्होंने अपने मुद्दे बना दिए। अब इनको पार्टियों को अच्छे से पता भैया कि इलेक्शन भैया तुमको नहीं तो हमको मिलने ही वाला है। मतलब इनके पास ये नहीं डर है कि इनका कोई नया कैंडिडेट इनको हिला के रख सकता है। ये जानते हैं कि बिहार में नए कैंडिडेट्स को लोग कोई तवज्जो नहीं देते हैं। तो इनके लिए बड़ा सेफ साइड है सर, या तो ये या तो वो, उनको पता है या तो जदयू या तो राजद या तो जदयू तो भाजपा। मतलब समीकरण यही है। मतलब अब मैं कहना क्या चाहता हूँ सर, समझिए कि इलेक्शन हुआ, ये जो आपस में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे दोनों मिलके बैठ के कि हम ऐसा करेंगे हम ऐसा करेंगे, और ऐसा होता है रियल टर्म्स में होता है। अचानक से ये लोग आपस में मिल जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। मैं जनता पे मुझे हंसी आती है, क्या मतलब बिल्कुल बेवकूफ बनाते हैं और आप तब भी आपकी आंख नहीं खुलती है। मतलब ये समीकरण है कि ये लोग आपस में मिल जाते हैं, तो फिर कौन सा मुद्दा था जिसपे ये लोग लड़ रहे थे? लड़ने का मतलब होता है कि हम एक मुद्दे पे जो है लड़ रहे हैं, और फिर मुद्दा कहाँ गया? आपस में आपने पैचअप किया, अपने सरकार बना ली, अपने गद्दी मिल गई, आपको भी सीट्स मिल गई, आपको भी सीट्स मिल गई, भाड़ में जाए जनता, क्या मतलब है आपको? तो सर मैं इसका तो मैं बोलूंगा ही नहीं कि इसका हवा मैं क्यों बोलूं, मैं इसका समर्थन ही नहीं करता। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप माननीय बनने जा रहे हैं और माननीय बनने के होड़ में हैं सर, और जनता के रुख आपको पता होना चाहिए और होगा भी। जनता का रुख तो हम लोग बदलेंगे, युवा बदलेंगे। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि बिहार में जो भी निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं सर, कम से कम उनके कैंडिडेचर के बारे में पता करने की कोशिश करें कि कौन लोग। आखिर खगड़िया निर्वाचन में अगर सदर में 21 लोग खड़े हुए हैं, उनमें से अगर 10-11 निर्दलीय हैं, तो क्यों भाई निर्दलीय क्यों खड़े हुए? उसके बारे में सबसे पहले हर एक जगह पे आप लोग पता कीजिए ये लोग कौन है, कौन लोग हैं, क्योंकि ये हो सकता है इसे इनमें से 1-2 लोग बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। और आप इनको भी कुछ मतों से सपोर्ट कीजिए, सो दैट इन पॉलिटिकल पार्टीज को डर लगे कि ये गलत काम, गलत राजनीति को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। तो मैं बोलूंगा रुख आप कैंडिडेचर पे कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, भाजपा हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो लोजपा हो। मैं हमेशा बोलूंगा कि जो लोग हैं वो उनका कैंडिडेचर पे ही रुख होना चाहिए। कैंडिडेचर सही है, अगर उनको लगता है विधायक जो है मेरा अस्पताल जाएगा, देखेगा कि हाँ वहाँ की गतिविधियां क्या चल रही हैं, पेशेंट का इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, बातें पहले बढ़ाते हैं ना बड़े बड़े, उसके बाद ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं देख रहे हैं नहीं कि बन रहा है कैसे, रोड में बन रहा है तो देख रहे हैं कि नहीं आके कि रोड में भी मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, नाला कैसा। ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सर, फंड्स खा रहे हैं बैठ के, उसको रोकना होगा। वर्तमान विधायिका के बारे में आपका क्या राय है? सर मेरी राय जो कुछ भी हो, काम कार्य मेरी राय अगर अच्छी नहीं है इसलिए तो मैं कैंडिडेचर में हूँ। जी जी, अगर मेरी राय अच्छी होती तो किन किन मुद्दों पे आप विफल मानते हैं विधायिका को जी को? मैं सारे मुद्दों पे विफल मानता हूँ। देखिए सर, सबसे पहली बात है कि मानसी क्षेत्र में बोला गया कि एक फैक्ट्री लगाया जाएगा। हमारी विधायिका फूड पार्क का बिल्कुल फूड पार्क जी, अब सर फूड पार्क नहीं है सर, वो करप्शन पार्क है जी। अब तक पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं सर, लौट के चली गई हरसिमरत कौर जो लौटी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर।
जिस ढंग से उन्होंने, मैं वहाँ था ना, खाना सर्व करवा रहा था अच्छा, अपने अच्छा, होटल से, तो वहाँ पे मैं देखा भाई क्या है भाई, मैं गया वहाँ देखा ये क्या है भाई, 150-200 करोड़ की लागत से जो है फुटपाथ आधे अधूरे काम को शिलान्यास करवाना किसानों की चाहते हैं। जमीन को लिया गया, जी जी, उनको सपने दिखाए गए कि भैया आपको तो नौकरी मिल गई, मतलब जमीन लिया, आपकी जमीन को लिया और आपको नौकरी मिलेगी, और आपके अनाज मतलब आपका जो मक्का होगा, जब वो फैक्ट्री में वो डिमांड बढ़ जाएगा, यहाँ पे फैक्ट्री में मक्के से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो रेट ऊपर चला जाएगा, मतलब आपको नौकरी भी मिलेगी और मक्का का रेट भी आपको तेज मिलेगा। हुआ क्या सर, अब मैं ये कोई नहीं बताएगा सर, और मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हुए एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ ये सब बता के आपको। जी हाँ बताइए। मक्का की फैक्ट्री में आज वो गोडाउन है सर, अच्छा, बहुत बड़ा गोडाउन है, वहाँ पे जितना मक्का प्रोड्यूस होता है उसको डंप किया जाता है गोडाउन में, उसी रेट में खरीदा जाता है, मिनिमम रेट में खरीद के एक बहुत अच्छा जगह बन गया जहाँ पे लोग डंप कर रहे हैं मक्का को, स्टोरेज बन गया, स्टोरेज बन गया सर, बिचौलियों का एक स्टोरेज हाँ, बन अब वो स्टोरेज है, वहां से जो मक्का है हर जगह इंडिया में मस्त होकर सप्लाई हो रहा है, किसान मुंह देख रहे हैं, उनकी जमीन भी चली गई है, नौकरी भी उनको वैसी उनके लाइफ को प्रोसेस कर दिया गया। हाँ, तो उनके लाइफ, किसान सर ऐसे ठगे जाएंगे और ठगाए जाते हैं, तो कहाँ है हमारी विधायिका, क्यों नहीं उन्होंने इसके आगे आवाज उठाया? सब लोगों को आना चाहिए था ना सर, कहाँ है कोई लोग? मैं तो बोल भी रहा हूँ, हिम्मत भी करता हूँ जी जी, लेकिन बहुत लोग हिम्मत नहीं करते, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा।